प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, खलीज फारस में कशीदगी इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और इस वक्त दुनिया की नजरें अहम तरीन आबी गुजरगाह आबनाए हरमज़ पर लगी हैं, जहां से गुजरने वाले रास्तों पर कंट्रोल के मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने दावा किया है कि ईरान ने आबनाए हरमज़ का कंट्रोल बज़ोर ताकत हासिल कर लिया है और अब वो इसी ताकत के बलबूते पर इस कंट्रोल को बरकरार रखेगा। यह दावा ईरानी पासदार इनकलाब के इस ऐलान के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि यह आबी गुजरगाह ताहुक्म सानी और खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ईरान का मौक़िफ़ है कि वह आबनाए हरमज़ को बैनुल-अक़वामी गुजरगाह नहीं बल्कि अपने और ओमान के इलाकाई पानियों का हिस्सा मानता है। लेकिन दूसरी जानिब अमरीका इन दावों को अक्सर मुस्तरद कर रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अब से कुछ देर कबल एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान आबनाए हरमज़ को कंट्रोल नहीं करता और ये अहम आबी गुजरगाह इन तमाम जहाज़ों के लिए खुली है जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगस ने भी वाज़े किया है कि ईरान के बिलाजवाज़ धमाके के इक़दामात के बावजूद ईरानी अफ़वाज जहाज़रानी की आज़ादी बरकरार रखने के लिए तैयार और तैनात हैं। बात सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं बल्कि समंदर में अमली टकराव भी शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान ईरानी पासदारान इनकलाब ने ओमान के साहिल के करीब इन तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया है जो अमरीकी हिमायत के साथ गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ईरान का दावा है कि यह बंदिश जून 2026 में तय पाने वाली उस मुफाहमती यादाश्त के तहत है जिसकी रूह से तिजारती जहाज़ों को सिर्फ 60 दिन के लिए बिला मुआवजा गुजरने की सहूलत दी गई थी और अब उसे खोलने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। यह समुद्री महाज़राई दरअसल दोनों मालिक के दरमियान जारी बराह रास्त फौजी तसादुम का हिस्सा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके दौरान अमरीकी अफवाज ने मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद जबकि ताज़ा तरीन कार्रवाई में ईरान की मिसाइल, ड्रोन साइट्स और असलहा खानों समेत 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान को अपने गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है, जो जवाब में ईरान ने भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर में वाक़े अमरीकी अल हुदैद एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाकर उसके कमांड सेंटर और तैयारों की मुरम्मत के मरकज़ को तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा ओमान की बंदरगाह दुकम में अमरीकी बहरी जहाज़ों के लॉजिस्टिक मुआवनत और ईंधन के मराकज़ पर भी अचानक हमले का दावा सामने आया है। खित्ते की इस तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल और जंग के बादलों को देखते हुए पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर मुतहरिक किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर रब्ता किया है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने दोनों फरीक़ैन पर जोर दिया है कि वो कशीदगी में कमी लाएं और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। उन्होंने याद दिलाया कि जून 2026 में इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर इत्तफाक किया गया था और पाकिस्तान का ये वाशगाफ मौक़िफ़ है कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया है। अब देखना यह है कि क्या आलमी बरादरी इस बढ़ती हुई चिंगारी को बुझाने में कामयाब होती है या आबनाए हरमज़ की यह बंदिश आलमी मईशत और अमन को किसी नए बहरान में धकेल देगी। अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सहाफ़ी कतर से उसामा बिन जावेद साहब मौजूद हैं, जबकि मंसूर जाफ़र साहब माहिर अमूर मशरिक़ वुस्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मानों का बहुत शुक्रिया। उसामा बिन जावेद साहब, सिचुएशन ये है कि एक MOU साइन हुआ और MOU के बाद टेक्निकल टॉक्स और सब कुछ लग रहा था कि मामलात हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि ईरान कहता है आबनाए हरमज़ को हमने बंद कर दिया है और वो समझता है कि ये कंट्रोल उसका है। दूसरी तरफ से अमेरिका ये कहता है कि आबनाए हरमज़ खुली हुई है और ये कंट्रोल ईरान का नहीं है। और इसी बीच 3-4 दिन से रात को हमले भी जारी हैं, जवाबी हमले भी जारी हैं और जो MOU साइन हुआ था उसमें बाकायदा तौर पर एक शिक में लिखा गया था कि ये हमले नहीं होंगे। सो इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस हद तक ख़तरनाक है? जी, एक बार फिर फरवरी के बाद हमें सूरत हाल ऐसी मालूम होती है कि इस खत्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं और ये जो आपको हमले हैं उनमें इतनी शिद्दत गालिबन जंगबंदी के बाद पहली दफ़ा हुई है। तो नज़र ये आ रहा है कि ईरान इस बात पर मुसर है कि वो किसी भी सूरत अमेरिका की इजारादारी नहीं बनने देगा इस खत्ते में, खुसूसन जब आबनाए हरमुज़ के मामले पर। और इसी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि ईरान ने न सिर्फ आबनाए हरमुज़ के जहाज़ों को बल्कि अमरीकी बहुत सारी ऐसी तनसीबात को निशाना बनाया है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो तनसीबात न सिर्फ जो मामूली टारगेट्स जो रहे हैं बहरीन और कुवैत, उसके अलावा उर्दन, कतर
और ओमान को भी पहली दफ़ा निशाना बनाया गया है। ओमान का निशाना बनाया जाना जो है वो एक बड़ी काबिल तशवीश बात इस वजह से है क्योंकि अब्बास अराक़ची एक दिन पहले ओमान में मौजूद थे और ग़ालिबन मालूम ये होता है कि ओमानी हुकूमत से उनके मामलात इस तरह के तय नहीं पाए कि वो अपने हमलों को रोक सकें और ओमानी जो ऐसा फार्मूला है जो आबनाए हरमुज़ के इस्तेमाल के लिए काबिल कबूल हो दोनों जानिब के लिए, वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। मंसूर जाफर साहब, क्योंकि जो मेमोरेंडम साइन किया गया दोनों के दरमियान इस्लामाबाद टॉक्स वाला, उसके पहले ही अगर मैं 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स देखूं तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और एक में तशवीश है। उसमें से एक तो इस मेमोरेंडम में कहा गया कि अटैक्स नहीं होंगे एक दूसरे पर, वो दोबारा शुरू हो गए हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि 60 दिनों के अंदर और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो दोनों मुश्तरका तौर पर ये टाइमिंग आगे बढ़ा देंगे टेक्निकल टॉक्स की, वो एक दफ़ा फिर एक जगह फ्रीज हुई भी है। फिर चौथा पॉइंट ये कहता था कि 30 दिनों के अंदर वापस आबनाए हरमुज़ में 28 फरवरी से पहली वाली मैक्सिमम कैपेसिटी की ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाएगा शिप्स की आमदोरफ्त के लिए। उसमें भी अब खदशात पैदा हो गए हैं, एक बार फिर ईरान कह रहा है कि बंद हो गया। पांचवा पॉइंट ये था कि फिर ईरान जो 30 दिनों के अंदर जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे जो है वो माइंस हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर ये MOU जिस पर ये दोनों ममालिक एग्री हुए, टेक्निकल टॉक्स हुई, इस पर तो अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फिर सिचुएशन किस तरफ जानिब जा रही है अब? जी, यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल है और ख़ासतौर पे इसमें मैं समझता हूँ फरीकैन ही दोनों यानी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपने अपने हिस्से की जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा करने से कासर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका को असल में अपने मिलिट्री माइट का और इसराइल की जो एक नाम नहाद इंटेलिजेंस का बड़ा भरोसा है और वो उसी बिना पर इस नौइयत के फैसले जो है वो कर रहे हैं, यानी अपने हिस्से की वो जिम्मेदारियां कि जो अमेरिका ने अदा करनी थी, बिलखुसूस एक कंडीसिव इन्वायरमेंट जो इस मफामती याददाश्त अबूरी एक उस पर अमल दरामद के लिए वो एक दिन भी मैसर नहीं आ सका। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस अबूरी जो भी याददाश्त है इस पर दस्तखत के फौरी बाद से ही उन्होंने धमकियां देने का सिलसिला जो है शुरू कर दिया। कभी वो जनाजे के लिए दिया गया 1 हफ्ता जो है उसकी डेडलाइन काउंट करने लग जाते थे, कभी वो इसी नौइयत की धमकियां देकर आबनाए हरमुज़ के हवाले से बातें करना शुरू कर देते थे। तो ऐसे में यकीनन एक टाइम टेस्टिंग एक थोड़ा सा वाटर टेस्टिंग जो है वो अमेरिका ने करने की कोशिश की। खासतौर पे उन्होंने इस बिना पर कि इसको फुल वॉल्यूम पैसेज के लिए खुलवाने की कोशिश की और ख़ासतौर पे ओमान की तरफ से जो कुछ जहाज़ों को गुजारने की कोशिश की, जिस पर यकीनन ईरान ने एक रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया क्योंकि ईरान इस बात का पाबंद था कि वो इसको स्मूथ सेलिंग करवाएगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये था कि कोई मज़ीद मुदाखलत ना की जाए। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पे एक मुदाखलत करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आपने देखा कि दोनों फरीकों का एक दूसरे पर एतमाद दोबारा ख़त्म हुआ। वो सिर्फ बात एतमाद के ख़ात्मे की होती तो शायद बर्दाश्त कर ली जाती, लेकिन एक रद्द-ए-अमल जो है और शदीद नौइयत का रद्द-ए-अमल ईरान ने भी ज़ाहिर है उस आबनाए हरमुज़ की बंदिश की सूरत में ज़ाहिर किया है और अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर जो है वो मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने, यदि पिछले 3 दिनों में तकरीबन 400 ऐसे सिविलियन और अस्करी अहदाफ हैं जिन पर हमले किए जा चुके हैं और अगले मरहले में यकीनन ईरान ने उसकी हिद्दत बढ़ाई और आपने देखा कि सऊदी अरब के अलावा खलीजी तमाम ममालिक जो हैं उसमें उर्दन भी शामिल है, उसको अपने निशाने पर रख लिया और आपने देखा कि उसके बाद एक सिचुएशन जो है वो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। अगरचे मुज़ाकरातकार, सहूलतकार और सालिस अपने अपने बैकएंड पे जो है डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश में हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो डिप्लोमेसी भी को कारगर साबित नहीं हो रही है और यही वजह है कि आपने देखा कि इस वक्त यानी मामला जो है वो बैक टू स्क्वायर वन जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं और ऐसी सूरत में लग रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जैसे माजी में 2 बार मुज़ाकरात के बीच में एक खुली जंग जो है मुसल्लत कर दी गई दोबारा ईरान पर, कहीं एक बार फिर वो तारीख जो है वो तीसरी बार ना दोहराई जाए। तो अब हकीकी मानों में मैं समझता हूँ इस वक्त जो दुनिया की मईशत को थोड़ा सहारा मिलने की उम्मीद पैदा हुई थी और ख़ासतौर पे पाकिस्तान भी उस बेनिफिशरीज़ की लिस्ट में शामिल था, लेकिन लग ये रहा है कि ईरान के साथ जो किए गए वादे, ख़ासतौर पे उनको जो बैंकिंग चैनल में लाना और उनके असासाजात की वागुजारी, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो बैक बर्नर पे जाती दिखाई दे रही हैं। यानी वो तमाम कोशिशें जो है मैं वो बेसूर जाती हुई दिखाई दे रही हैं जिस किस्म की एक्शंस दोनों तरफ से लिए जा रहे हैं।
अब उसामा साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान ने जो तिजारती बहरी जहाज़ हैं ये उस पर हमला करके कितना बड़ा ब्लंडर किया, और फिर जब आज़माए हरमज़ ये मेमोरेंडम के बाद खोल दी गई थी तो फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा इस वक्त ज़्यादा किसकी जानिब से किया जा रहा है? देखिए, अपना हरमुज़ जो है वो ईरान का न्यूक्लियर ऑप्शन है, और हम बारहा इस बात को कह चुके हैं कि जब तक ईरान को उसके बदले में कोई ऐसा काबिल कबूल हल नहीं मिल जाता कि वो अपना हरमुज़ खोल दे और उसके बदले में उसको कुछ मिल जाए, तो उस वक्त तक आपको किसी किस्म का हल नहीं नज़र आएगा। जो मेमोरेंडम याददाश्त पे दस्तखत किए गए थे, उसका पहला नुक्ता ये था कि अपना हरमुज़ को खोलने के लिए जो सबसे अहम काम है वो ये है कि जंगबंदी व शमूल लबनान होगी, तमाम ममालिक एक दूसरे की जो है वो सालमियत की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेंगे। लेकिन बारहा आपने लबनान के मामलात पे भी देखा कि इसराइल का जो है वो हमले जारी हैं, इसराइल ने अपने कब्ज़ा नहीं छोड़ा है, वहाँ पे जो पनाहगुज़ीन हैं, जो लबनानी हैं, वो वापस नहीं जा पाए हैं। तो इस वजह से पहले नुक्ते पर ही आपको किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं मालूम होती। दूसरी जानिब आपने हरमुज़ के मामले पर ईरान का कहना यह है कि ईरान की इजाज़त के बगैर किसी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं है। तो जब तक वो ईरान से रब्ता करते नहीं करेंगे तो ईरान के दोस्त और पड़ोसी भी जो है वो उसके ज़ेर अताब आएंगे, और ये एक ऐसी गालिबन स्ट्रैटेजी मालूम होती है जिसमें ईरान को अगले चंद माह में बिल्कुल ही तैनात कर दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी भी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं है कि उसके जहाज़ों को निशाना बनाया जाए। अमेरिका की इस वक्त पॉलिसी ये है कि अपना हरमुज़ का दूसरा रास्ता जो ओमान की तरफ से होकर गुजरता है उसको काबिल इस्तेमाल लाया जाए, और ईरान की भरपूर कोशिश ये है कि वो ऐसा ना होने दें। और जब तक इन दोनों को इस बात पर किसी किस्म की मुफाहमत नहीं हो जाती, उस वक्त तक आप देखते रहेंगे कि ये जहाज़ों पर हमले भी जारी रहेंगे, और ईरान के ऊपर अमरीकी हमले और इमरान के जवाबी हमले इस पूरे खित्ते में जारी रहेंगे। अच्छा, एक और मामला है मंसूर जाफ़र साहब, वो है जो अमेरिका के सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उनकी मौत वाक़ई हुई है एक बीमारी के बायस, और जो अभी तदफीन हुई रहबर आला अली ख़ामनेई साहब की, वहाँ पर भी उनके हवाले से कुछ नारे लगाए गए, और कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इसमें शायद ईरान भी मुलव्विस हो सकता है। फिर पिछले हफ्ते के अंदर इसराइल ने इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट दी जो है वो यूएस की इंटेलिजेंस को कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को ख़तरा है, और डोनाल्ड ट्रंप इस बात का एतराफ़ खुद कर चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि ईरान कोई उनकी मौत का प्लान बना रहा है। और फिर मुश्तबा ख़ामनेई साहब ने खुद अपने एक बयान में कह दिया कि शहादा का बदला लिया जाएगा। अब ये भी एक सिचुएशन को मज़ीद टेंस कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है? मैं समझता हूँ जी, ये जो जनाजे के मौके पे जो खासतौर पे एक इंतकाम के नारे और बड़े मुक्के लहराए गए और इस नौइयत की अपनी स्ट्रेंथ को शो किया गया, वो थोड़ा सा आउट ऑफ द प्रपोर्शन प्ले कर गया ईरान। क्योंकि ठीक है, ऑप्टिक्स उसके यही थे कि ईरान की आवाम जो है वो नाराज़ है, अमेरिका से भी नाराज़ है, और वो अपनी हुकूमत से भी मुतालबा कर रही है कि वो अपने मौक़िफ़ में कोई नरमी ना लाएं, ख़ासतौर पे अबूरी मुज़ाकरात के दौर में भी या उसके बाद भी। तो ईरान ने उस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा ओवर प्ले इस तरीके से कर दिया कि आप खुद जो मुश्तबा ख़ामनेई साहब हैं, उनका एक तहरीरी बयान जिसमें वो अपने वालिद साहब की शहादत का बदला लेने का, इंतकाम लेने का ऐलान करते हैं और उसका एक अज़्म का इज़हार करते हैं। और उसी के साथ साथ आपने देखा कि यही बयानात जो है उस, और बिलखुसूस उस वक्त भी जो पासदार इनकलाब के वाहदी साहब हैं, उनकी तरफ से भी बयान देखने को मिला कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो इस ईरान पर हमले में मुलव्वस जितनी भी अमेरिकी इसराइली क़यादत है, वो शायद तभी मौत जो है वो ना मर सके, या वो तभी मौत नहीं मरेंगे। तो ये एक ऐसी वार्निंग थी, एक अलर्ट था कि आपने देखा कि उसके फ़ौरन बाद अमेरिकी सदर ने बड़े प्रिकॉशनरी मेजर लिए, और उन्होंने अपना वो नया कतर से जो उनको तोहफा दिया गया था एयरफोर्स 1, वो इस्तेमाल करने के बजाय पुराना एयरफोर्स 1 इस्तेमाल किया, क्योंकि उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ थे। और उसके बाद आपने देखा कि फिर अमेरिका जैसा स्पॉइलर और अमेरिका जैसा एक कनिंग जो मुल्क है और उसकी क़यादत है, उसकी इंटेलिजेंस से एक बेबुनियाद इंटेलिजेंस डोजियर तैयार करके जो है वाशिंगटन में पहुंचा दिया, जिसमें इस पूरी जो गेम प्लान है बकौल उनके, उसके ताने बाने बता दिए गए कि किस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप साहब को निशाना बनाया जाना है, निशाना बनाया जा सकता है। उसी खौफ से आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका वापसी के फ़ौरन बाद अपना तिब्बी मुआयना भी करवा लिया। अब ये वो सारी सिचुएशन है कि जिससे ज़ाहिर है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद बड़े सख्त बयानात देना शुरू कर दिए
कि मुझे अगर निशाना बनाया गया तो अमेरिका ईरान पर इस नौयत की बमबारी करेगा कि जो शायद दुनिया ने और कभी किसी ने ना देखी। बिल्कुल ऐसा बयान उनकी जानिब से दे दिया गया है कि अगर कोई बमबारी मुझे कुछ होता है तो फिर सफ़ाई अस्ती से ईरान को मिटा दिया जाए। सो ये जो बयानात हैं कि शुरू से इस मामले को जो है वो मजीद बिगाड़ रहे थे और मजीद भी बिगाड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मंसूर जाफर साहब और उसामा बिन जावेद साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ये वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, अली परवेज़ मलिक साहब भी और शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपके वक्त का। खुर्रम शहजाद साहब, आलमी मंडी में तकरीबन 74 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कमी हुई, लेकिन पाकिस्तान में 13 रुपये 18 पैसे इजाफा कर दिया गया। लेवी में 9 रुपये 64 पैसे का इजाफा करके 80 रुपये लेवी को कर दिया गया है। आलमी सतह पर जब कीमत कम हुई तो क्या वजह रही कि पाकिस्तान में उसकी कीमत को बढ़ा दिया गया? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। अच्छा देखें, इसमें अगर आप ऑयल प्राइसेस देखें तो उसमें जो है वो इंक्रीज हुई हैं ऑयल प्राइसेस, और उसकी वजह आपको पता है कि यूएस, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो आप आई थिंक आपके चैनल पे भी ब्रेकिंग चल रही होंगी, टिकर्स चल रहे होंगे कि किस तरह से यूएस हमला कर रहा है दोबारा ईरान पे, और ईरान किस तरह से उसको फिर उसका मुकाबला कर रहा है, और कैसे जो है हरमुज को दोबारा बंद करने की बात हो रही है। तो आपको पता है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, ये जो रास्ता है, यहाँ से 20 से 25% जो है दुनिया का तेल और गैस जो है गुजरता है, और ना सिर्फ तेल और गैस बल्कि फर्टिलाइजर और दूसरे केमिकल्स भी यहाँ से जो है वो गुजरते हैं, बड़ी बड़ी तादाद में गुजरते हैं और पूरे रीजन को सर्व करते हैं। तो देखें, ये तो जंग का माहौल दोबारा से बन रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जिसकी वजह से दोबारा जो है वो कीमतें बढ़ गई हैं। और आपने देखा है कि जो ऑयल है, 3 तरह की जो है मैं आपको बताता हूँ कीमतें। एक क्रूड ऑयल होता है जो खाम तेल है, जिससे पेट्रोल, डीजल, लाइट डीजल ऑयल, केरोसिन और दूसरी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो जो क्रूड ऑयल है वो 70 के पास आ गया था दोबारा, अब दोबारा वो 76 के पास चला गया है, यानी कि $6-7 का इंक्रीज हो गया। और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो दोबारा माहौल बन गया है एक्सचेंज ऑफ फायर्स का, हो सकता है कल ये ऑयल दोबारा जब मार्केट्स खुलें तो ये कीमतें और ऊपर चली जाएं। तो देखें, ये इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, जो खरीद ऑलरेडी खुर्रम शहजाद साहब पहले सस्ती रेट पर की गई थी, नहीं, इस तरह यानी 28 फरवरी को जो कीमत थी, अगर दोबारा वहां पर आलमी मार्केट में आ चुकी थी तो फिर पेट्रोल की पाकिस्तान के अंदर कीमत वहां पर क्यों नहीं आई? सर नहीं आई थी कीमतें वो। आप प्लीज डाटा देखें। आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब कीमत वॉर से पहले कीमत क्या थी? $76 फी बैरल थी और अब दोबारा $76 फी बैरल पर आई है। सर 76 नहीं थी, $66 थी। आप जरा डेटा देख लें प्लीज। और इसमें एक्सचेंज रेट 4 रुपए 29 पैसे इजाफा किया गया टैक्सेस के अंदर। एक्सचेंज रेट भी पाकिस्तान का नहीं बढ़ा। मैं सर बताता हूँ आपको, मुझे मौका देंगे तो फिर बात हो सकेगी, अदरवाइज आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। देखें, जो क्रूड ऑयल होता है ना, वो क्रूड ऑयल $66 पे था, $67 पे था। आज क्रूड ऑयल $76-77 पर है। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें होती हैं, वो भी इंपोर्ट की कीमतें वो लगती हैं, क्रूड ऑयल की कीमत नहीं लगती पेट्रोल और डीजल पे। तो मैं आपको बताता हूँ पेट्रोल की कीमत कहाँ थी बिफोर वॉर। जंग से पहले पेट्रोल की कीमत थी $77, आज जो है $115 है आज। तो जंग से पहले की कीमत तो नहीं आई। इसी तरह डीजल की कीमत जो थी जंग से पहले $88 थी, आज $122 है। तो आप फर्क देख रहे हैं कितना ज्यादा है। और आपको पता है पिछले 4 महीने में कीमतें कम कितनी हुई हैं पाकिस्तान में? 211 रुपए डीजल पे कम हुए हैं और 161 रुपया पेट्रोल पे कम हुआ है। यानी कि 41% डीजल कम हुआ और 35% पेट्रोल कम हुआ। लेकिन दोबारा जंग शुरू हुई, दोबारा एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुए, दोबारा ऑयल बढ़ गया तो कीमत ऊपर गई है, लेकिन 13 रुपए गई है। 161 रुपए अगर कम की है या 211 रुपए कम की है तो 13 रुपए ऊपर गई। उसमें देखिए लेवीज भी हैं, साथ में होती हैं, साथ में वो उनका प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है, साथ में टैक्सेस होते हैं, साथ में जो है आपकी प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, इंश्योरेंस बढ़ जाती है। आप देखें हरमुज अल्लाह ना करे कल बंद हो जाता है तो कीमतें फिर ऊपर जा सकती हैं। तो देखें ये चीज़ है ना, जंग के साथ लगी पूरी दुनिया से अफेक्ट हो रही है। तो हमें ये समझने की जरूरत है, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अलग से ऑपरेट कर रहा है। तो देखें प्राइम मिनिस्टर का आपने बिल्कुल सही स्टेटमेंट चलाया कि कितना उसमें जो कर सकते थे, जो रिसोर्सेस हैं, और जगह बाइकर्स को सपोर्ट दी गई, ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट दी गई, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट दी गई, सूबों के साथ मिलकर सपोर्ट दी गई, दोबारा भी किया जाएगा इंशाल्लाह। आप बस ये दुआ करें कि पाकिस्तान दोबारा से इस जो दोबारा से ये एक्सचेंज ऑफ फायर्स शुरू हुए हैं, इसको खत्म करवाए, इसको रुकवा दे दोबारा,
और दोबारा कीमतें नीचे आए तो फौरन से पास ऑन हो। अब उसमें कुछ मामलात ऐसे हैं खुर्रम शहजाद साहब, जैसे जो लेवी है वो सूबों के साथ जो जीएसटी था उस पर तयन किया गया था कि चले लेवी को लागू कर लेते हैं। उस वक्त बुनियादी तौर पर एक मिनिमम अमाउंट से शुरू किया गया जो 80 रुपये तक चला गया। ये जो अब इजाफा किया गया है इसमें भी 9 रुपये लेवी का इजाफा कर दिया गया है। ये एक ऐसा बोझ है जो इजाफी बोझ अवाम अपने ऊपर समझती है और ये दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। तो हुकूमत क्या इसको कंट्रोल नहीं कर सकती? क्या अगर मुश्किल में है, हुकूमत भी है, अवाम ज्यादा मुश्किल में है, तो इजाफी टैक्स को कंट्रोल कर लिया जाए? नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टैक्सेस का बोझ ओवरऑल कम होना चाहिए और बजट में आपने देखा है टैक्सेस के बोझ को कम किया गया है। तनख्वाहदार तबके से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, एक्सपोर्टर से लेकर, कंस्ट्रक्शन से लेकर बजट में ये सारा किया गया है ना। और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही की कि जो सेल्स टैक्स है सारी प्रोडक्ट्स पे है क्रॉस द बोर्ड, लेकिन इन प्रोडक्ट्स पे नहीं है। पेट्रोल पे, डीजल पे, लाइट डीजल ऑयल पे, केरोसिन, इन पे नहीं है ना सेल्स टैक्स। और 18% होता है। अगर वो होता तो कितनी ज्यादा प्राइसेस होती है, लेकिन वो नहीं है। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखें, लेवी आपको याद होगा जब जंग शुरू हुई थी उसके बाद 3-4 हफ्ते तक लेवी को सस्पेंड कर दिया गया था, लेवी को जीरो कर दिया गया था, कीमतों को जो है वो सपोर्ट करने के लिए, ताकि आम आदमी पे असर ना पड़े। लेकिन ऑफ कोर्स आप देखें अब हम IMF प्रोग्राम में हैं और IMF प्रोग्राम इंशाल्लाह सितंबर तक हमें पूरा करना है, अगले साल 2027 तक। उस दरमियान जितना बेहतर मैनेज हो सकता है, जितना बेहतर तरीके से कीमतों को बैलेंस रखा जा सकता है वो रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है। मैं फिर वही कहूंगा कि देखें, लेवी जो है ना 3-4 रुपए ऊपर नीचे करना ये होता रहेगा, लेकिन लेवी जो है 80 रुपए जो है वो डीजल और 80 रुपए पेट्रोल पे ही जो है वो ये IMF के साथ डिस्कशन होता है, उसके अंदर जो एलोकेट की जाती है वो 80-80 रुपए। इससे पहले आप देखें 2 हफ्ते पहले जो है लेवी पेट्रोल पे 66 रुपए थी, बल्कि कम हो गई थी, और डीजल पे जो 80 रुपए थी। तो मेरे ख्याल में लेवीज का जो ताल्लुक है वो साथ साथ चलता है, लेकिन लेवीज पे कमी भी की जाती है जहां पे देखा जाता है कि जहां रूम नहीं बन रहा। बट देखें बड़ी पिक्चर क्या है, बड़ी पिक्चर ये है कि पाकिस्तान ने जंग रुकवाई, सीज फायर करवाया, अब दोबारा से ये चीजें हो रही हैं जिसको दोबारा से पूरी दुनिया जो है, ठीक, बिल्कुल पाकिस्तान का ये किरदार बहुत ही अहम था और इसमें पूरी दुनिया इसको प्रेस करी है। खुर्रम शहजाद साहब, एक चीज, 5 रुपए क्लाइमेट चेंज लेवी भी लिया जा रहा है, ये कहां पर खर्च हो रहा है? नहीं, वो तो देखें, वो तो एडजस्ट किया गया है ना लेवी के अंदर। आप देखें जो पेट्रोलियम लेवी थी उसी के अंदर लेवी को कम किया और 5 रुपए उसमें उस जगह पे वो ऐड की, तो ओवरऑल नहीं बढ़ी चीजें, ओवरऑल लेवी नहीं बढ़ी, वो 80-80 रुपए ही है, उसके अंदर 5 रुपए को एडजस्ट किया गया। अगर आप उसका ब्रेकअप देखें और देखें वो क्लाइमेट लेवी है, उसके अंदर उसको इस तरह से किया जा रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या आपकी जो माहौलियाती आलूदगी से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हैं वो वहां पे लगना है, ताकि ये वाले जो पेट्रोल डीजल होते हैं ना, ये आलूदगी का शिकार, आलूदगी बहुत ज्यादा फैलाते हैं और माहौल जो आलूदगी का शिकार होता है इन फ्यूल्स की वजह से भी। तो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पे जाना है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जाना है। $5 बिलियन का अपना बिल कम करना है फ्यूल का 2030 तक, और 2030 तक जो है 30% गाड़ियां हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चली जानी चाहिए। IMF के साथ हमारे ये भी हमने उनसे किया हुआ है और दुनिया के सारे डोनर्स हमें कहते हैं कि जी आप अपने फ्यूल की जो है वो खपत कम करें। तो उसकी वजह से ये लीवीज लगती हैं ताकि जो है फ्यूल की खपत कम हो और ऑल्टरनेट जो है वो उस पे जाएं। हम ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पे जाएं, इलेक्ट्रिक रिक्शास पे जाएं, इलेक्ट्रिक जो है गाड़ियों पे जाएं। तो गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव कोई निजाम नहीं बना सकती कि सारा बोझ अवाम पर ही क्यों डालना है? ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं? अगर देखें ना, एक्सचेंज रेट का भी अवाम पर जाना है, फिर क्लाइमेट चेंज का भी अवाम पर जाना है, एक्स्ट्रा टैक्स भी अवाम पर जाना है। नहीं देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे पेव प्रोग्राम है ना, जो कि 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स सब्सिडाइज प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, जिसके अंडर आप अपनी जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, बाइक भी और रिक्शा भी, और नया भी खरीद सकते हैं, जिसके अंदर 1/3 जो है वो सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सब्सिडी है। तो देखें, कहने का मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन होगी जिसमें पूरी दुनिया में लीवीज लगती है। पाकिस्तान सिर्फ नहीं है कि पेट्रोल और डीजल पे लीवीज लगा, यानी पूरी दुनिया में ये टैक्स कलेक्शन का निजाम है और ये ऑल्टरनेटिव उसके हवाले से हुकूमत समझती है कि वो प्रोवाइड भी कर रही है फैसिलिटी आवाम को। खुर्रम शहजाद साहब, एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ जो कभी एक बयानिए पर मुत्तहिद रही, आज खुद अपने अंदर उठने वाले इख्तलाफात से मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। कहीं इलेक्शन के बायकॉट पर इख्तलाफ, कहीं अदालती हिकमत अमली पर दो राय और कहीं सूबाई क़यादत के दरमियान खुली नाराज़ी। सवाल यह क्या ये सिर्फ वक्ती इख्तलाफात हैं या फिर तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें मजीद गहरी होती जा रही हैं? सच ये है कि तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात बार बार खुलकर सामने आ रहे हैं। इस बार इख्तलाफात का मरकज़ आज़ाद कश्मीर के गवर्निंग बॉडी इंतखाबात और पार्टी की आइंदा हिकमत अमली है।
जराये के मुताबिक पीटीआई की सियासी कमेटी ने आज़ाद कश्मीर गवर्निंग बॉडी के इंतखाबात के बायकॉट का फैसला किया था। ताहम यह भी तय किया गया कि 7 रोज के अंदर इस फैसले पर नजरसानी के लिए दोबारा इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन 9 जुलाई को 7 रोज मुकम्मल होने के बावजूद सियासी कमेटी का इजलास तलब नहीं किया जा सका। दूसरी जानी पीटीआई आज़ाद कश्मीर की गवर्निंग बॉडी ने अपने इजलास में अक्सरियत की राय से इंतखाबात में हिस्सा लेने की सिफारिश की, लेकिन इसके बावजूद सियासी कमेटी ने बायकॉट के फैसले का ऐलान कर दिया। इसी इबहाम के बायस पार्टी के 5 टिकट होल्डर्स और उम्मीदवार तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। वफाक में अपोजिशन की क़यादत ने भी पार्टी को मशवरा दिया था कि इलेक्शन के बायकॉट का फैसला जल्दबाजी में न किया जाए। उधर सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर क़य्यूम नियाज़ी का कहना है कि मौजूदा हालात आज़ाद और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए साजगार नहीं, इसीलिए बायकॉट का फैसला किया गया। पार्टी के अंदर एक और मामले पर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, बानी चेयरमैन और अलीमा खान से मुतल्लिक अहम अदालती कार्रवाइयों में ताखीर के लिए खामोश सिफारती और सियासी राब्ते कर रहे हैं। तमाम पार्टी के अंदर एक हल्का इस हिकमत अमली से इत्तफाक नहीं करता। बाज़ रहनुमा समझते हैं कि सियासी राब्तों के जरिए अदालती कार्रवाइयों में ताखीर की कोशिश पार्टी के इस मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखती कि तमाम मुकदमात अदालतों में कानूनी तरीके से लड़े जा रहे हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी इख्तलाफात की खबरें हैं। रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल गनी आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखकर उनके भाई नवीद आफरीदी पर अपने हल्के में मुबैना सियासी और इंतजामी मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए हैं। खत में शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की हिकमत अमली हो, अदालती मामलात हों या खैबर पख्तूनख्वा की अंदरूनी सियासत, तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान सामने आने वाले ये इख्तलाफात कई नए सवालात को जन्म दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पार्टी क़यादत इन इख्तलाफात पर काबू पाकर एक मौक़िफ़ पर मुत्तहिद होती है या अंदरूनी कशमकश मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। अब इसी तमाम तो सूरत पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मसद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया के वक्त। हुमायूं मोहम्मद साहब, एक तो अभी तक फैसला नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकम्मल तौर पर कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी, हिस्सा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो क्या कोई फैसला किया गया है? क्योंकि हमने देखा कि इससे कबल जितने भी इंतखाबात हुए, वो GB का हो या वो 2024 के इंतखाबात हों, वो ज़िमनी इंतखाबात हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी न किसी तरह उस इंतखाबी अमल का हिस्सा रही है। और इंतखाबी अमल के अंदर टिकट आज़ाद हो या पार्टी का हो, फिर भी लोगों में जाकर मोबिलाइज करके अपना मौक़िफ़ दोहराया जाता है या बताया जाता है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होने जा रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताईन। इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 राय पाई जाती थी। एक जो पॉलिटिकल राय थी वो ये थी कि हम लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी वजूहत होती है कि जब आप इलेक्शन में नहीं जाते तो आपका वर्कर, आपके वोटर्स वो लेफ्ट ओवर या मतलब एक किस्म का लेफ्ट अलोन समझते, और वो उनकी जो जितनी भी वो एक ख्वाहिशात होती हैं कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूं और आगे बढ़ के वोट दूं, तो वो थोड़ा सा डिसहार्टेड हो जाते हैं। और ये स्पेस क्रिएट करना ये अच्छी बात नहीं होती पॉलिटिकली। ये एक राय ये थी। अच्छा, फिर दूसरी राय ये थी कि यार देख लो 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, उसके बाद अभी 2026 में गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ, उसके बाद फिर अगर हम जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को देख लेते, वहां पे पहले जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करो। और ये याद रखे, बाय लॉ जो इलेक्शन एक्ट है उसके लिहाज से अगर मुझसे मेरा सिंबल छीन दिया जाता है बिकॉज कि मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं की, तो आपका सिंबल हट जाता है, आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे एक ये नई रिवायत स्टार्ट हुई है कि अगर आपसे ये हो जाए तो आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करते हो, और जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ दी आजाद जम्मू एंड कश्मीर ने भी कहा है कि नहीं जी, इनको एज अ पार्टी ही आपने नहीं मानना। तो जब आप इन चीजों को सामने देखते हैं तो आपके दिमाग में 2 चीजें आती हैं। एक, इन्होंने आपको फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने नहीं देने। नंबर 2, इन्होंने आपको जीतने नहीं देना, लेकिन इन्होंने आपको 1-2 सीटें दे के अपनी जो गलत पॉलिसीज हैं, जो नेगेटिव इलेक्टोरल सिस्टम है, उसको वैलिडेट करना है। तो सवाल ये उठता है क्या हमें इसमें होना चाहिए? जवाब आता है नहीं। अब इसमें तीसरी चीज आ जाती है जिसने बैलेंस को टिल्ट किया टुवर्ड्स क्या कह सकते हो उसे कि हम बॉयकॉट करते हैं। वो ये है कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, जैक है, जो कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वहां के अवाम की एक सिविल
सोसाइटी की आवाज है, जिसमें से नॉर्मल सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने ग्राउंड पे जिस तरीके से चल रहा है उन्होंने उसका बॉयकॉट कर दिया है। तो अगर आपकी अवाम, जम्मू एंड कश्मीर की अपनी अवाम जो ग्राउंड पर है, जब उसके मेजॉरिटी लोग बज़ाहिर 80% 90% जो है वो इस वक्त एहतजाज में है। कुछ इख्तलाफात ये आ रहे हैं कि पार्टी की टॉप लीडरशिप ये सोच रही है या राब्ते कर रही है हुकूमत के साथ कि जो अदालती केसेस हैं उसको जल्द अज जल्द, जो उसके अंदर गैप है या ताखीर है, उसको दूर किया जाए। और दूसरी राय ये आ रही है कि नहीं, हमें हुकूमत से राब्ता नहीं करना, जो कुछ है वो अदालती कार्रवाई के जरिए करना है, कहीं राब्ता करने की जरूरत नहीं है। कौन सी सोच है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर मुस्तकबिल में चल रही है? देखिए, दो चीजें हैं। जब आप अदालती निज़ाम को पाकिस्तान में देखते हैं तो आपका इस वक्त अदालती निज़ाम से पूरा जो उम्मीद है कि यार शायद कुछ कर सकती है या कोई छोटा मोटा जो सही काम करती थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्योंकि अब जैसे मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने भी बकौल उनके इस वक्त जो आपकी जो हायर जुडिशरी है, उनके अगर आप देखें आर्टिकल जो उन्होंने लिखा है 5-6 दिन पहले, उस लिहाज से तो यही लगता है कि वो कहते हैं कि जी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ना तो ये जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स या प्रिंसिपल्स है उनके ऊपर कोई फैसला कर रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त जितने भी लोग इस वक्त जेलों में, उनके ऊपर कोई पॉजिटिव प्रूफ नहीं है। आप कहते हो कि यार हुमायूं, तुमने मेरे प्रोग्राम में ये काम गलत, ये वो गलत बात कही थी। मैं कहता हूँ मुझे आप उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग दिखा दो। आप कहते हो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं तो वो तो फिर कोई प्रूफ ना हुआ ना। लेकिन हुमायूं साहब, इस निजाम से उम्मीद है या नहीं है? फिर भी अगर इमरान खान जेल में है तो उन्होंने इन्हीं अदालतों से बाहर आना है। और अगर आप कहते हैं कि तभी तो नहीं आ रहे ना, तभी तो नहीं आ रहे ना। देखिए, तभी तो नहीं आ रहे क्योंकि ये अदालतें जो हैं ये ईमानदारी से फैसले नहीं कर रही। अगर ये ईमानदारी से फैसले कर रहे होते, या अगर ये अदालतें ईमानदारी से चलती, चाहे वो छोटी अदालत हो, चाहे दरमियानी अदालत हो, चाहे बड़ी अदालत हो, तो बहुत सारी चीजें आज तक ये होती ना। मैं तो फिर जिद्दोजहद क्या है कि आप इस निजाम को तब्दील कैसे कर सकते हैं जिससे आपको इख्तलाफ है? आप अपने चेयरमैन, बानी चेयरमैन को वापस बाहर कैसे ला सकते हैं? उसके लिए कोई हिकमत अमली भी होनी चाहिए, जो कि हम अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो प्रेशर के तौर पर सामने नहीं आती। अब बस बयान दिया जाता है और उससे खत्म कर दी जाती है बात। देखिए, इस तरह है कि मैं आपको मिसाल देता हूं। जैसे कूफा के लोग जो थे ना, वो खामोश थे, इसी तरह पाकिस्तान की अवाम खामोश है। खाली वर्कर्स के बाहर निकलने से ये काम नहीं होता। जब तक अवाम नहीं निकलेगी उस वक्त तक ये नहीं होगा, ये चीज नहीं बनेगी। अब अवाम कब निकलेगी, क्या होगी? अवाम के अपने तासुरात वो यही है कि उनको निकलना चाहिए, लेकिन वो कब निकलेगी, दिस इज द टाइम। हाँ, जिस दिन वो निकल आई, जैसे आजाद जम्मू एंड कश्मीर में अवाम निकली है, उन लोगों ने बहुत बड़ा वहां पे वो किया है, एहतजाज किया है। अगर यही पाकिस्तान में अवाम निकले, या जब पाकिस्तान की अवाम इन चीजों को समझना शुरू कर दे कि यार ये उनके हक पे डाका हो रहा है, जिस तरीके से इस वक्त हालात पाकिस्तान के हैं, जिस तरीके से इस हुकूमत ने पाकिस्तान को इस नहज पे ले आया है। बहुत शुक्रिया हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।